समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा करने हमारा ये साप्ताहिक शो एक बार फिर वापस लेकर हाजिर है, जिसका नाम है शेखर से सवाल। शेखर, सवालों से शुरुआत करूंगी। पहले राम मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस बार डोनेशंस को लेकर विवाद, उस पर सवाल लूंगी। स्वर्ण का बोल रहे हैं कि राम टेम्पल को लेकर माफ कीजिएगा चल रहे विवाद पर आपका क्या आकलन है? इसमें कई लोग शामिल होने की बात सामने आ रही है। देखिए, इसमें साफ है जो नृपेंद्र मिश्रा जी भी कह चुके हैं कि कोई सिस्टम ठीक से सेट नहीं किया गया था, क्योंकि इतना में चढ़ावा आता है जी। और लोग न सिर्फ कैश लाते हैं लेकिन कोई अपने गहने भी देते हैं क्योंकि लोगों की श्रद्धा है। तो उसका एक सीईओ टाइप होना चाहिए, जैसे कि मिश्रा जी ने कहा, और सब अकाउंटिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। काउंटिंग के लिए जो लोग रखे गए हैं, जो पैसे काउंट करते हैं, उनके ऊपर कईयों में उनके ऊपर एफआईआर हुई है, लेकिन उनमें से कई है जो गहने भी देखते हैं, उनकी वैल्यूएशन होती है। तो ये साफ है कि इसका ठीक से इंतजाम नहीं किया गया। और अब विश्व हिंदू परिषद भी कह रही है इसमें और ज़्यादा तहकीकात होनी चाहिए। एसआईटी भी बनाई गई, एसआईटी ने एक रिपोर्ट दी, उससे एफआईआर भी अब हुई है। तो लेकिन ये जो एफआईआर है ये बिल्कुल इसी लेवल पे नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा पैसा निकाला जाए, वो भी इतने नए मंदिर से, जो इतना प्रेस्टिजियस मंदिर है और जिसके ऊपर की इतनी ज़्यादा अटेंशन भी है, सरकार की भी है, उसके अंदर से निकाले जाना सिर्फ इतनी लोअर लेवल पे कि जो छोटे मोटे चुनने वाले ड्राइवर लोग या गिनने वाले वो निकाल लें, ये बहुत मुश्किल लगता है। तो इसमें जहाँ भी जिम्मेवारी हो, जिस सतह तक भी जाती हो, स्तर तक भी जाती हो, उसका न्याय होना चाहिए। शेखर, अगला सवाल आ रहा है आशीष मंडरा का। बोल रहे हैं कि क्या आप एमपी के सीएम मोहन यादव से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, वो इंडियन एक्सप्रेस में उसके बारे में कुछ खुलासा, कई स्टोरीज आई हैं कि जहाँ जहाँ वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही थी, क्योंकि सरकार को पता होता है हाईवे यहाँ से जाएगा। ये पुरानी बात मानी जाती है कि सरकार को पता होता है, खबर फैल जाती है बिल्डर्स के अंदर भी कि यहाँ कोई हाईवे जाने वाला है या यहाँ पे कोई बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है। तो उसके आसपास ज़मीनें लोग फटाफट ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो वो जो स्टोरीज की गई हैं, उनके ये कहने का एक तरह से इंडिकेशन है कि ये उनको पता था और ये फिर ये हुआ है। उन्होंने भी उसके कोई जवाब दिए हैं। अब लेकिन बीजेपी जो है ये हाई कमांड लेवल पे या ऊपर के लेवल पे बिल्कुल चुप है इसके बारे में। और जो वो कहते भी है साइड पे, वो ये है कि परिवार, वो तो उनका अपना जीवन है, बाकी उनका परिवार है, परिवार के सबका अपना बिजनेस है, तो उसमें वो क्या करे। लेकिन खुलेआम उसके डिफेंस में भी कोई नहीं आया है। लेकिन किसी ने ये भी नहीं कहा है कि हम कोई इंक्वायरी करेंगे या कोई गलती है। तो कुछ ऐसे लगता है जैसे कि वो जो खबर है इस समय आगे नहीं जा रही है। पर अभी देखते हैं, पार्लियामेंट शुरू होगा, मुझे काफ़ी ताजुब होगा अगर ये इशू पार्लियामेंट में बड़े तौर पे ना उठाया जाए विपक्ष द्वारा। शेखर, अगला सवाल अनुभव सक्सेना का है। बोल रहे हैं बीजेपी हर ऑपोजिंग पार्टी को तोड़ रही है। सीजेपी जैसे फिनोमिनन को एंटी नेशनल या फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बोल दिया जाता है, तब भी कांग्रेस जैसी पार्टी, मूड ऑफ द नेशन विच इज फेड अप फ्रॉम दिस जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स, बोल रहे हैं उसको समझ के उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपना फोकस चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपने 20-21% वोट को लेके बैठी हुई है, लेकिन एक चीज पे फोकस नहीं करती है। अब कॉकरोच जनता पार्टी वो एक बात बता रही है, बात ये बता रही है कि काफी नौजवान परेशान हैं। जी। और जो नौजवान परेशान हैं उनमें काफी कॉमननेस है। एग्जाम्स का तो एक बहाना है कि एग्जाम्स खराब हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, वो तो एक है। लेकिन उसमें ये भी तो है कि अंडर सप्लाई है, एजुकेशन की अंडर सप्लाई है, मेडिकल एजुकेशन की अंडर सप्लाई है, जॉब्स की अंडर सप्लाई है, और उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटी है उसकी अंडर सप्लाई है। तो उससे एक बेसिक पढ़ाई करके नौजवान लोग खाली बैठे हुए हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं।
तो कांग्रेस पार्टी उसको इनकैश नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी की जो उंगली है या जो अंगूठा है उनका, वो देश की नब्ज पे नहीं है। वो वैसे एक, जिसको मैं बोलूँगा कि एपिसोडिकली कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे उठाते हैं, लेकिन अगर वो अपनी अंगूठे को देश की नब्ज पे रख के देखें, खास करके युवा लोगों की नब्ज पे रख के देखें, तो अगर वो जो राजनेता होता है वो तो नाड़ी वैद्य होता है, वो नब्ज पे अंगूठा रख के पहचानता है कि बीमारी क्या है। जी। तो उनको समझ आता कि लोग इस चीज़ से परेशान हैं, नौजवान लोग इस चीज़ से परेशान हैं, लेकिन कांग्रेस उसको नहीं उठा पा रही है और उठाया भी नहीं है। कभी कभी वो बात करते हैं, लेकिन उस बात से वो फिर लगे नहीं रहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी तो एक तरह का सिम्टम है, जैसे कि किसी बॉडी में कोई बैक्टीरिया चला जाए, वायरस चला जाए तो बुखार हो जाता है। तो बुखार बीमारी नहीं होती है, बुखार बीमारी का एक सिम्टम होता है। या किस आपको दर्द हो जाए, गिर जाए, दर्द हो जाए, चोट लगी, आपको अंदर से हड्डी टूटी, तो दर्द है वो एक तरह से आपको बता रहा है कि आपको कुछ नुकसान हुआ है। तो ये जो सीजेपी का जो फिनोमिनन है वो एक तरह से वही है, वो दर्द दिखा रहा है, या वो एक तरह से बुखार है जो दिखा रहा है कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को जो पॉलिटिकल पार्टी समझ के उसका कुछ या तो तोड़ निकालेगी या उस बात को आगे लेके जाएगी। उसको ये देखना है कि ये सीजेपी, जिसका ना कुछ लेना है ना देना है, ना कोई वोट है ना कोई नेता है खास, उसके भी 3 करोड़ के करीब फॉलोअर्स हो गए हैं। 3 करोड़ तो बहुत नौजवान लोग होते हैं जो कि वोट देने की एज में है, सब 18 से ऊपर के लोग हैं ये। शेखर, अगला सवाल सुरभि कोमरलू का है। पूछ रहे हैं कि सरकार लगातार एलटीसीजी और एसटीसीजी टैक्स के नियम बदलती रहती है, जिससे निवेशक घबरा जाते हैं। अब उन्होंने जीसेक्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एफआईआई के निवेश के नियम भी बदल दिए हैं। क्या दूसरी अर्थव्यवस्थाओं में भी ये पता लगाने के लिए कि क्या सबसे अच्छा काम करता है, इस तरह का ट्रायल एंड एरर तरीका अपनाया जाता है, या ये बदलाव बस ग्लोबल इकोनॉमी में हो रहे बदलावों पर रिएक्शंस हैं? हमने तो एसजीबीज की मैच्योरिटी पर भी अचानक टैक्स लगते देखा है। क्या इस लगातार अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता से निवेश कम नहीं होगा? देखिए, ऐसे सॉवरेन एसजीबी जो बोला, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जी, हैं, जी। जो कई लोगों को अचानक सोचें एसजीबी क्या बोला है। हम्म, देखिए, एक प्रिंसिपल माना जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है ये। वो ये है कि अगर आपकी अच्छी इकोनॉमी है, रिफॉर्म्ड इकोनॉमी है, जो सुधार जिसमें हो चुका है या सुधार हो रहा है, आर्थिक सुधार, तो वहाँ पे टैक्सेशन कैसा होना चाहिए? उसकी 2 बेसिक चीज़ें हैं। एक मॉडरेट होना चाहिए और एक प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ऊंचा कर दें या बहुत नीचा कर दें। बहुत नीचा कर देंगे तो आपको फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, और उससे फिर आप बोरो करेंगे, खर्चा चलाने के लिए उधार लेंगे, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर आप उसको बहुत हाई कर देंगे तो एक तो निवेशक भाग जाएंगे, दूसरा फिर लोग टैक्स की चोरी करेंगे, काली इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। जैसे पहले काला बाजार शुरू हुआ था, जैसे काली इकोनॉमी शुरू हुई थी, ब्लैक इकोनॉमी, उसका कारण एक ये भी था कि इंदिरा जी के समय में जब उन्होंने कहा पूरा सोशलिज्म हो जाएगा, 97% तक टैक्स हो गया था। तो कौन देने वाला था इतना टैक्स? लोगों ने कैश में काम शुरू कर दिया, हुंडियों में काम शुरू कर दिया, बाहर पैसा निकालना शुरू कर दिया, हवाला आ गया। तो मॉडरेट होना चाहिए और प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। जी। अभी जो सरकार है पिछले 7-8 साल में, इसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेशन में चेंजेस हुई हैं, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एलटीसीजी वगैरह में पहले इक्विटी में हुई, डिविडेंड पे टैक्स लगाया जो पहले नहीं था। देखिए, जब चिदम्बरम ने पहली बार सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये सिंपल टैक्स है, ये आप जब ट्रेड करते हैं तो मुझे थोड़ा सा टैक्स मिलता है, थोड़ा सा खरीदने वाले से भी मिलता है, बेचने वाले से भी मिलता है। किसी ने फायदे में बेचा, नुकसान में बेचा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक टैक्स अपना मिल जाता है दोनों साइड से। ये मेरा क्लीन एंड नीट टैक्स है, तो अब कैपिटल गेन्स टैक्स की ज़रूरत नहीं है, एक ही टैक्स है। लेकिन उसके बाद कैपिटल गेन्स ले आए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जी। फिर लॉन्ग टर्म को भी अवधि आपने बढ़ा दी। फिर पहले कहा था डिविडेंड टैक्सेबल नहीं है, फिर आपने डिविडेंड पे भी टैक्स बढ़ा दिया। फिर आपने कहा कि पहले आपको कैपिटल गेन्स के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो भारत है आमतौर पे हाई इन्फ्लेशन, मतलब 5-6-7% इन्फ्लेशन होता है, उस तरह की जो इकोनॉमी होती है। तो आज जो आप 100 रुपये की चीज़ लें, 10 साल के बाद उसकी वैल्यू
50-55 ऐसी रह जाती है। तो एक इंडेक्सेशन बेनिफिट था कि आप जब उसको बेचेंगे 10 साल के बाद तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो इंडेक्सेशन के साथ उस समय जो 10 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू थी उसके हिसाब से देखी जाएगी। तो उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता था क्योंकि तब आपकी एक्विजिशन कॉस्ट 100 रुपए थी, 10 साल के बाद शायद वो 200 रुपए होगी। तो आपने 300 पे बेचा तो 100 रुपए पे कैपिटल गेन्स दिया। अगर आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा तो आपको 100 रुपए के ऊपर 200 का बेनिफिट उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये बेनिफिट भी अब दो या 3 साल पहले सरकार ने विड्रॉ कर लिया। फिर बॉन्ड्स के ऊपर ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बेनिफिट वगैरह थे, वो भी सब निकाल लिए। अब सरकार घबरा रही है और वो निकाले इसलिए थे कि जो बैंक थे, खास करके सरकारी बैंक, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो डिपॉजिट ही नहीं आ रहे। आम इंसान तो आम नागरिक तो अब बॉन्ड्स में जा रहा है जी। क्योंकि बॉन्ड्स में उसका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है, उसको टैक्स बेनिफिट भी है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स लगता है, जो भी आपका मार्जिनल रेट पे टैक्स होता है वो उसको बेनिफिट है। तो बॉन्ड्स में जा रहा है, हमारे पास तो डिपॉजिट आ नहीं रहा। तो इस सरकार ने बैंकों की हेल्प के लिए फिर बॉन्ड्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। बॉन्ड्स के ऊपर टैक्स लगा तो जो फॉरेनर था उसके ऊपर भी लग गया। अब आपको चाहिए डॉलर्स, तो क्योंकि डॉलर्स नहीं है तो अब आप डॉलर बॉन्ड फ्लोट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं डॉलर्स में जो आएगा यहाँ पे और बॉन्ड खरीदेगा हमारा, चाहे वो एनआरआई है चाहे वो फॉरेनर है, उसको अब यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। विदहोल्डिंग टैक्स जिसे कहते हैं कि भारत में टैक्स नहीं लगेगा। एक तो आपको 6 से 7% तक ब्याज मिलेगा डॉलर के ऊपर, और जो डॉलर की एक्सचेंज रेट रिस्क है कि मान लीजिए कल को रुपया और कमज़ोर हो जाए तो एक्सचेंज रेट रिस्क भी सरकार लेगी और 6 से 7% आपको ब्याज मिलेगा जिस पे भारत में टैक्स नहीं मिलेगा। आपके देश में जो टैक्स लगेगा वो आपकी बात है, लेकिन आपके यहाँ आपको अपने बॉन्ड के ऊपर शायद 4% मिले, यहाँ आपको 7 मिल रहा है। तो ये भारत सरकार ने अब किया है थोड़ा इस डेस्परेशन से कि करीब 70-80 बिलियन या 100 बिलियन के करीब डॉलर और आ जाएं, क्योंकि जब रुपया कमज़ोर हुआ खाड़ी क्राइसिस के समय जी। तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी डॉलर रिलीज किए मार्केट में रुपए को सपोर्ट करने के लिए। उसके बावजूद वो 95 तक तो पहुंच गया, 96 भी पहुंच गया, लेकिन एक तरह से डर था कि कहीं 100 ना पहुंच जाए, क्योंकि एक मेंटल ब्लॉक जी। था। हालांकि अरविंद पानागड़िया जो कि बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, इसी सरकार के साथ हैं, उन्होंने कहा कि 100 इज जस्ट ए नंबर। शमिका रवि जो EAC-PM की मेंबर हैं, उन्होंने भी कहा 100 इज जस्ट ए नंबर। इतनी डरने की बात क्या है अगर 100 रुपए का डॉलर हो गया, क्योंकि हर साल करीब 3% औसत डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता है। वो आम तौर पे जो पुराना लॉजिक है, ये मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन पुराना लॉजिक ये है कि जो भारत का इन्फ्लेशन है और जो दुनिया डेवलप्ड कंट्रीज़ का इन्फ्लेशन है, खास करके अमेरिका का, उसमें जो फ़र्क है उतने से रुपया कमज़ोर होगा, डॉलर के बराबर आ जाए। लेकिन अभी तो पिछले 2-2.5 साल से तो भारत में इन्फ्लेशन अमेरिका से भी कम है और काफ़ी यूरोप से भी कम है, जी। लेकिन उसके बावजूद अब हालत ऐसी हुई कि रुपया कमज़ोर हुआ। काफ़ी समय से वो 83 के आसपास रुका हुआ था, तो भारत सरकार को डर हो गया, इसीलिए डॉलर लाने के लिए ये सारे फिर से रूल्स चेंज किए। तो ऐसे रोज़ रोज़ रूल्स चेंज नहीं होने चाहिए, खास करके उन इन्वेस्टमेंट्स में, उन निवेशों में जहाँ पे एक रिस्क रहता है। तो जब बॉन्ड के ऊपर भी कैपिटल गेन्स हटाया गया था, वो इसलिए हटाया गया था कि बॉन्ड के अंदर भी एक रिस्क होता है। ठीक है, थ्योरेटिकली तो फिक्स डिपॉजिट में भी एक रिस्क है, लेकिन उसमें फिर भी सरकार के बैंक से ज़्यादातर, वैसे भी भारत में अब कम से कम 50-60 साल में किसी बैंक डिपॉजिटर का कोई नुकसान नहीं हुआ है। येस बैंक तो डूब ही गया था, किसी डिपॉजिटर का नुकसान नहीं हुआ। तो बॉन्ड्स में फिर भी एक रिस्क रहता है। अगर रिस्क आपका सब डूबने का ना भी हो, तो मान लीजिए कल को मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट सब बढ़ जाते हैं तो ये उल्टा चलता है, तो जो बॉन्ड होल्डर होता है उसको नुकसान होता है, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू घटती है। और जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं मार्केट में, तो जो ऑलरेडी बॉन्ड होल्डर है उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है। अब इसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे समझे कि 100 रुपये का बॉन्ड सरकार बेचती है, मान लीजिए कि 7% इंटरेस्ट पे, जी। तो कोई आदमी कहता है यार 7% इंटरेस्ट, 100 रुपये का बॉन्ड, टैक्स फ्री भी है,
और भारत सरकार की गारंटी भी है, तो मैं इसको 102 रुपए में ले लेता हूँ। ऐसे मार्केट में बिकता है वो। आपने 102 रुपए का ले लिया तो अब सोच रहे हैं मुझे 5.5% इस पे गेन हो रहा है। कल को मान लीजिए उसी बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट घट जाए। इंटरेस्ट रेट जब घट जाता है तो उसी बॉन्ड की वैल्यू फिर बढ़ जाती है, क्योंकि आपने 102 का लिया लेकिन आपका फिर वो 105 का 107 का बिक जाता है। तो बॉन्ड में हिसाब उल्टा चलता है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड होल्डर की वैल्यू कम होती है, जैसे इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड होल्डर की वैल्यू बढ़ती है। इसलिए आप कई बार देखेंगे, थोड़ा पेचीदा मामला है कि एक समय था जब हमारे बैंकों की हालत बड़ी खराब थी, फिर कहा कि अरे अचानक बैंकों को हमारे इतनी मार्क टू मार्केट ट्रेजरी प्रॉफिट हो गए। क्यों? क्योंकि हर बैंक को काफ़ी अपना पैसा करीब 18-20% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखना पड़ता है ताकि बैंक स्टेबल रहे, बैंक सुरक्षित रहे, डिपॉजिटर का नुकसान ना हो। तो उसमें कुछ कैपिटल होती है, कुछ CRR होती है, कुछ पैसा रिजर्व बैंक अपने पास रखता है और कुछ पैसा आपको, काफ़ी पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो उन सिक्योरिटीज़ की वैल्यूज बढ़ जाती है, तो उन सिक्योरिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि वो बॉन्ड्स में होती है। तो इसी वजह से हमारे सारे बैंकों की बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाती है, जबकि मार्केट में सरकारी बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट्स कम हो। ये आपको एक पेचीदा बात का एक अपनी तरफ से जितना सीधा हो सके, सिंपल हो सके जवाब बता के दे रहा हूँ। तो इस स्थिति में सरकार को बार बार टैक्सेशन के साथ उसमें खेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चीजें हैं। जी शेखर, अगला सवाल संकल्प का है। वो बोल रहे हैं ऐसा लगता वैसे है मैं आपको एक और भी बात जी, बता दूं जी। कि जब भी सरकार ने चेंज किया तो ये भी कहा कि ठीक है, इसमें इंडेक्सेशन के बेनिफिट आपको जाने के आगे के लिए नहीं है, लेकिन जिसने पहले लिया हुआ था उसके लिए वो बेनिफिट रहेगा। उसको कहते हैं ग्रैंडफादरिंग, कि जो दादा बाप दादा के ज़माने की चीज़ है वो वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन ये जो ग्रैंडफादरिंग है इसका बेनिफिट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में नहीं दिया गया, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भारत सरकार ने खुद गलती करी। उन्होंने सोचा सोने का दाम कभी बढ़ेगा ही नहीं और हम 2-2.5% को इंटरेस्ट दे रहे हैं और उसके बाद लोग वापस लेंगे, तब तक सोने का दाम थोड़ा बहुत उतना बढ़ जाएगा, हो सकता है 2% 3% और बढ़ जाए। तो वो बॉन्ड जिसके ऊपर हम 7% दे रहे हैं मार्केट में, एवरेज में हमें 5% पे पड़ जाएगा। वो लेने के देने पड़ गए, या जिसको कहते हैं 24 जी बनने गए थे छबे, रह गए दुबे। तो जब ये हो गया तो भारत सरकार के पास ताकत है, आई एम द बॉस। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी बात गलत होगी, मेरी चाल गलत चली तो मैं लॉ ही चेंज कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसका बेनिफिट सिर्फ उनको मिलेगा जिन्होंने पहली बार बॉन्ड खरीदा था। उसके बाद जो ट्रेड किया, उस ट्रेड में जिसने खरीदा उसको नहीं मिलेगा, हालांकि बॉन्ड तो फुल्ली ट्रेडेबल था। तो ये सारी बातें सरकार के पास जब ताकत होती है सरकार करती रहती है, लेकिन ये करने से मार्केट में विश्वास कम होता है। शेखर, आप रुक करते अपने पड़ोसी की तरफ। संकल्प पूछ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन की विरासत पर अपना दावा करने की कोशिश कर रहा है। अचानक उनका 800 साल पुराना इतिहास 5000 साल पीछे चला गया है। ये देश अपनी बातों और नैरेटिव को इतनी आसानी से कैसे बदल लेता है? कुछ साल पहले आपने और प्रवीण स्वामी ने इमरान खान के विरोध प्रदर्शनों के साथ पाकिस्तान में एक नई सुबह देखी थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ये लोकप्रिय स्किपर लगभग भुला दिया गया है और ये अलोकप्रिय फील्ड मार्शल देश का चहेता बन गया है। भारतीय विश्लेषक पाकिस्तान को समझने में इतने नाकाम क्यों रहते हैं, जबकि असल में उनका अस्तित्व ही इस बात पर टिका है कि वे नॉट इंडिया हैं। देखिए, आपकी लास्ट बात ठीक है। जो आपने पहली बात कही कि नई सुबह देखी थी या सुनहरी सुबह देखी थी, वो थोड़ा सा मैं उसमें ठीक करूंगा। मैंने ये कहा था कि पहली बार पाकिस्तान में एक राजनीतिक नेता या राजनेता पैदा हुआ है जो कि फौज को चैलेंज कर रहा है। और जब मैंने वो कहा भी था तो मेरे कुछ पाकिस्तानी मित्रों ने कहा था कि देखिए, आप कह तो रहे हैं लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि वो कितना भी पॉपुलर हो फौज ही जीतेगी। क्योंकि बल्कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि देखिए, कसिनो का प्रिंसिपल है यहाँ पे। कसिनो में कहते हैं ना कि आपके कितने भी अच्छे पत्ते हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, आप खेलने में पोकर शोकर जो भी खेलते हैं, रमी जो भी खेलते हैं, आप कितने भी माहिर क्यों ना हो, बट द हाउस ऑलवेज विंस। तो जो कसिनो चलाने वाला है हमेशा फायदा उसी का होता है। कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन फायदा असली कसिनो का होता है, चलाने वाले का होता है। तो द हाउस ऑलवेज विंस। तो पाकिस्तान जो कसिनो है उसमें जो हाउस है वो पाकिस्तानी आर्मी है, तो वही हमेशा जीतती है।
ये जो इंडस वैली वाली बात है, पाकिस्तान ने एक नई डिस्कवर की है, उनको अब याद आ गया कि मोहनजोदाड़ो वहाँ पे है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान तो अभी बना है, आपको 800 साल नहीं कहना चाहिए। 800 साल, मुझे पता है आप क्यों कह रहे हैं, आप इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि तब से मुस्लिम रूलर्स यहाँ पे आए और वो एस्टेब्लिश हुए। आ तो पहले गए थे, लेकिन तब वो एस्टेब्लिश हुए। उससे हमें नहीं करना चाहिए, हम तो सिविलाइजेशन हैं ही, और जो पाकिस्तान भी बना है वो उसी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। तो पाकिस्तान ना ये कह सकता पाकिस्तान कि ये इंडस वैली, क्योंकि अब ज़्यादातर सिंध का इलाका हमारे पास है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी है, भारत की नहीं है। ना हमको ये कहना उचित है कि इसमें पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो हमारा ही हिस्सा था। पाकिस्तान इस बात को एक और हद तक ले जाता है, जबकि वो हिस्ट्री जो मिडिवल हिस्ट्री मान लीजिए, मध्यकाल की हिस्ट्री, तो वो ये नहीं कहते कि मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब जब अकबर था यहाँ पे, या जब यहाँ पे जो जितने भी सुल्तान थे, सब सुल्तान वंश थे, दास वंश था, सारे वंश थे, फिर मुगल वंश था, वो जब भी यहाँ पे थे वही मीडिएवल टाइम था, वही मीडिएवल टाइम था जो मध्यकाल था। तो उसमें तो भारत था ना, उसको भी पाकिस्तान में पढ़ाते हैं मीडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान को भी बैकवर्ड्स कर देते हैं। तो ये उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स है, मैं क्यों हूँ, कहाँ से आया, मेरा होने का क्या औचित्य है। और आपकी बात ठीक है, उसमें जो आइडियोलॉजिकली जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट है, उसका व्यू यही है कि हम पाकिस्तान हैं क्योंकि हम भारत नहीं हैं, और उसमें वो एक कंपीटिंग नेशनलिज्म बना लेते हैं। शेखर, अगला सवाल राधिका घोष का है। बोले, द प्रिंट के ट्रंप और ईरान पर हाल ही में प्रकाशित 50 वर्ड एडिट में अमेरिका को एक बार गल्फ के सिक्योरिटी गारंटर के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि आज यूएई एक दशक पहले की तुलना में रणनीतिक रूप से कहीं अधिक स्वायत्त या स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस है। क्या गल्फ के संरक्षक के रूप में वॉशिंगटन के दृष्टिकोण और मल्टीपोलर दुनिया में अपनी भूमिका के बारे में यूएई के अपने दृष्टिकोण में कोई विरोधाभास है? देखिए, कुछ तो है, लेकिन आप देखें कि यूएई की साइज देखिए आप। यूएई वैसे तो दुबई है, बहुत वेल्थ है वहाँ पे, दुनिया भर से लोग गए हैं, भारत से भी बहुत लोग गए हैं, पाकिस्तान से भी गए हैं, बांग्लादेश से भी, भारत से बहुत अमीर लोग भी गए हैं, बड़े बड़े घर लिए हैं। वो इकोनॉमी उस सब पे चलती है, और वो सिंगापुर से compete कर रहे थे। लेकिन जो उसमें एक दूसरी बात है, डेमोग्राफिक है, वो ये है कि यूएई की अपनी आबादी तो सिर्फ 13 लाख ही है, जबकि ईरान की आबादी 9.25 करोड़ है। तो 13 लाख में उसी में सेना है, उसी में एयरफोर्स, नेवी, सभी कुछ है। उसके अलावा जो वहाँ लोग हैं, करीब मैं कहूँगा 1.5 करोड़ के आसपास, वो सब बाहर के हैं, उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। तो ये इमिग्रेंट्स वहाँ हैं, लेकिन इमिग्रेंट्स नागरिक नहीं है ना। खैर, वो वोट तो वहाँ पे है ही नहीं, इलेक्शन तो है नहीं, लेकिन इमिग्रेंट्स नागरिक भी नहीं है, और इमिग्रेंट्स उनके सैनिक भी नहीं है। तो बहुत छोटी पॉपुलेशन है, तो वो क्या कर सकते हैं उसके साथ, उस पर बहुत लिमिटेशंस हैं। इसलिए आप अगर अभी देखें तो यूएई भी ईरान के साथ अपना एक मोडस विवेंडाई जिसे कहते हैं, कि कुछ लेन देन आपस में, कि आप हम पे निर्भर करते हैं, हम आप पे करते हैं, लड़ाई करने का फ़ायदा नहीं है, कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका भी उसको इनकरेज करेगा। जबकि गल्फ में सबसे ज़्यादा प्रो अमेरिकन और प्रो इज़राइल देश यूएई है, क्योंकि यूएई इब्राहिम अकॉर्ड्स का भी मेंबर है। यूएई, बहरेन, दोनों ने इब्राहिम अकॉर्ड्स में साइन किया है। शेखर, अगला सवाल रजत गुप्ता का लूंगी। ये इन्होंने हमें सवाल पिछले हफ्ते भेजा था, लेकिन चूंकि हम ले नहीं पाए, इस हफ्ते लूंगी। बोल रहे, ईरान पर से सैंक्शंस हटाए जाने का सऊदी अरेबिया और ओपेक के दूसरे सदस्यों पर इसका रणनीतिक या आर्थिक असर क्या होगा? उन्होंने पूछा था अगर हटाया गया तो, पर चूंकि एक हफ्ता हो गया इस बात को। बोल रहे, अगर ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन इजरायल से दूरी बना रहा है या अपने पुराने सहयोगी का साथ छोड़ रहा है, तो अमेरिका के दूसरे सहयोगी देश अमेरिका की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं की विश्वसनीयता को कैसे देखेंगे? और ट्रंप प्रशासन के मौजूदा सदस्य, खासकर वे जो इजरायल के करीबी हैं या ईरान के प्रति सख्त नीति के समर्थन करते हैं, ऐसे फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे जिसे इजरायल को मझदार में छोड़ने जैसा माना जा सकता है? आखिर में इसका असर अमेरिका के अगले प्रशासन पे क्या पड़ सकता है, जो भरोसा बदलाव करने और सहयोगियों के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा?
देखिए आपने बहुत लंबा पेचीदा सवाल पूछा है, लेकिन इसका साफ जवाब ये है कि ट्रंप के ऊपर इस समय जो उनके मित्र हैं उनका विश्वास बहुत कम हो गया है। पूरी तरह हटा तो नहीं है, लेकिन बहुत कम हो गया है। और यही हमने अभी एक कंटक लेटर भी किया है, अपूर्वा आपके साथ जी। शेयर करेगी उसका लिंक। उसकी फाइंडिंग्स भी है कि दुनिया भर में, खास करके वो देशों में जो अमेरिका के मित्र हैं या जो एलाइज हैं, जैसे यूरोप है, वहाँ पे अमेरिका का जो ट्रस्ट फैक्टर है बहुत कम हुआ है। अब स्वीडन को देखिए, नेटो मेंबर है, करीब 80% से लोग ज़्यादा कहते हैं कि अमेरिका के ऊपर हमें कोई विश्वास नहीं है। तो ये, हालांकि इसी सर्वे में ये भी है कि इसराइल में अब भी 81% में है, और वो एक तरह से 81% में विश्वास है अमेरिका में। और उसकी एक सच्चाई भी है, क्योंकि इसराइल के लोग भी समझदार हैं, वो अमेरिका को और ट्रंप को अलग देखते हैं। तो वो सोचते हैं कि ट्रंप ठीक है, ट्रंप की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रंप की प्रॉब्लम भी इसराइल के साथ है, वो इसराइल के साथ नहीं है, उनकी एक तरह से नेतन्याहू के साथ है। जी। क्योंकि उनको लगता है कोई मेरी बात नहीं सुनते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। जब मैंने कह दिया मैं आपके साथ, आपके बिना कहे मैं आपके साथ लड़ने आया ईरान में, मैंने जाके इतनी बॉम्बिंग करी, इतना रिस्क लिया, अब मैं कह रहा हूँ रोक दो लेबनान में, तो आप नहीं रोकते हो। तो वो एक तरह से इम्पेशेंट है कि मेरी बात नहीं सुनता है। ये नेतन्याहू अपने आप को समझता क्या है। तो वो एक साइड शो यहाँ पे चल रहा है। अमेरिका इसराइल को डंप करने वाला नहीं है। शेखर, आज का आखिरी सवाल लूंगी। रंजीत पाल का बोल रहे बांग्लादेश के 20 चीनी J-10C लड़ाकू विमान खरीदने के $2.2 बिलियन के सौदे का कूटनीतिक मोर्चे पर क्या असर होगा? देखिए, ये खबरें चलती रहती हैं, लेकिन इसमें कुछ ऑथेंटिक बात नहीं है। ये जब मोहम्मद यूनुस चीन गए थे, तभी कुछ बातें कुछ मीडिया में आई थी, कुछ बांग्लादेशी मीडिया में भी आई थी, लेकिन कुछ ऑफिशियली नहीं हुआ। अभी भी बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री चीन होके आए हैं, उन्होंने कई MOUs वगैरह साइन किए, उसमें ऐसी कोई डिफेंस की चीज़ है नहीं। हाँ, कल को अगर होगा तो भारत देखेगा, हालांकि 2.2 बिलियन बांग्लादेश देश के लिए पैसा खर्च करना बहुत बड़ी बात है। वो करेगा, क्यों करेगा, जब करेगा चीन के पास कब क्या अवेलेबल होगा। चीन पाकिस्तान इसमें मिलके भी काम कर सकते हैं। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को JF-17 बेचने की, क्योंकि उस बहाने से पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा कि अपने ऑफिसर्स वगैरह पायलट्स भेज दें वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी। तो ये खेल कुछ चलते रहेंगे। इन्हीं खेलों के बीच में दिनेश त्रिवेदी भी गए हैं हमारे हाई कमिश्नर बन के, जी। उन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया है, उन्होंने जाते टूरिस्ट वीज़ाज खोले बांग्लादेश के लिए। तो राजनीतिक स्तर पर एक नॉर्मलसी की भी कोशिश जारी है जब से कि बांग्लादेश में चुनाव हुआ है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के साथ कुछ ऐसे ही हो गया था जैसे कनाडा में ट्रूडो के साथ हो गया था। अभी आप देखिए, कनाडा में जो सीसिस है, जो कनाडा की नेशनल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने कल परसों ट्वीट किया, जो कि कनिष्का बॉम्बिंग हमारा जम्बो जेट था उसकी एनिवर्सरी थी, उस पर उन्होंने कहा एक्ट ऑफ खालिस्तानी टेररिस्ट्स। ये पहले भाषा कनाडा की सीसिस ने इस्तेमाल नहीं करी थी, और उसमें जो रेडिकल ग्रुप्स थे वहाँ कनाडा में, UK में, जगह जगह ये बोलते थे ये तो भारत सरकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उन्होंने खुद अपना प्लेन उड़ा दिया था हमें बदनाम करने के लिए। तो अब तो कनाडा ने खुलेआम ये बात कह दी है। तो ये जब सत्ता बदलती है, कई बार कई जगह कुछ ऐसा नेतृत्व आता है जिसके साथ दूसरे देश का संबंध खराब हो जाते हैं, जैसे कनाडा और भारत के ट्रूडो के समय हुए। अब वो काफ़ी हद तक वो लेवल हो गए। ऐसे ही बांग्लादेश में भी यूनुस के समय काफ़ी खराब हुए, उसमें काफ़ी सुधार है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्ट हो गया। आज भी हम बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ आर्टिकल छपा शेख हसीना वाजिद का, उन्होंने कहा मैं चुप हूँ लेकिन मैं कहीं चली नहीं गई, हम वापस आएंगे। अवामी लीग 75 साल पुरानी पार्टी है, इसको आप राइट ऑफ ना करें। तो ये खेल चलते रहेंगे दोनों तरफ, पर मुझे लगता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अब सुधरेंगे। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।